यूटोपिया पाकिस्तानी नौजवानों की कंपनी है। मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताऊंगा और इसके जो फाउंडर CEO हैं जबरान साहब, वो मेरे साथ इस वक्त अमेरिका से मौजूद हैं। लेकिन ये दो भाई हैं जिन्होंने बहुत मेहनत से ये कारनामा अंजाम दिया। अदनान नियाज साहब, थोड़ा सा मैं इनका बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूँ। फाउंडर CTO हैं। मैं चाहूँगा इनकी तस्वीरें भी दिखाएं अहमद, अदनान नियाज साहब की और जबरान नियाज साहब की। कराची यूनिवर्सिटी से अदनान नियाज साहब ने 2001 के अंदर BS किया कंप्यूटर साइंस में, और जबरान साहब ने, वो फाउंडर CEO हैं जो इस वक्त मेरे पास अमेरिका से मौजूद है, कनेक्टेड हैं, उन्होंने BCS किया कंप्यूटर साइंस में फास्ट से 2002 में। फिर वो अमेरिका तशरीफ़ ले गए। ये आप प्रोफाइल उनकी देख रहे हैं, अदनान साहब की भी देख रहे हैं और जबरान साहब की भी देख रहे हैं। ये करार दिया गया है कि अमेरिका के अंदर 60% टॉप जो सेल्स हैं वो इनकी कंपनी ने अमेज़ॉन के ज़रिए की हैं। टॉप 5 सेलर्स के अंदर हैं, यानी कि टॉप 5 के अंदर आ रहे हैं। यहाँ हुकूमत और पाकिस्तानी सेलिब्रेट कर रहे थे कि हमें इजाज़तनामा मिल गया और हम इस इजाज़तनामे के बाद आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद बहुत बिजनेस करेंगे और कंपनीज काम करेंगे, ये करेंगे। लेकिन हुआ उससे बढ़कर। अब मैं दावत देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है जबरान भाई? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सवाल बहुत सारे हैं और ये मैं चाहता हूं कि आप ये चीज़ें समझाएं भी, सिखाएं भी। और हैरान भी हो गए बहुत सारे लोग कि यहाँ तो वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, रज़ाक दाऊद साहब ने ट्वीट किया हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फिर पता चला कि आपकी कंपनी जो है वो टॉप 5 सेलर्स में है। अमेरिका में, कनाडा के अंदर 12% सेल है, टॉप 1 सेलर के अंदर है। UK में 90% आपकी सेल है, जर्मनी में 7% आपकी सेल है, अमेज़ॉन फ्रांस के अंदर 4% आपकी सेल है, अमेज़ॉन इटली के अंदर 4% आपकी सेल है, और बहुत सारे और कंट्रीज़ हैं जहां लिस्ट बहुत लंबी है। ये बताइए कि अमेज़ॉन में आपने ये काम करना शुरू कब किया, आपकी टोटल सेल क्या है और बेसिकली बेचते क्या हैं आप? अच्छा, तो मैंने और ये कंपनी जो है ये 2011 में स्टार्ट की, और उस वक्त हमने अमेज़न पे अपनी प्रोडक्ट्स को USA में हमने बेचना स्टार्ट किया। और हमारी इस वक्त जो पिछले 12 महीने की सेल है वो $360 मिलियन है। और इस वक्त हम हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बेचते हैं, दुनिया भर में बेचते हैं, USA में बेचते हैं, कनाडा में बेचते हैं, और UK और यूरोप में बेचते हैं। और इसमें अनगिनत प्रोडक्ट्स हैं। इसमें पिलोज हैं, कंफर्टर्स हैं, टॉवल्स हैं, बेडशीट्स हैं, टेक्सटाइल्स की हर तरह की प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी अलग तरह की प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स हैं, कुकवेयर इंडस्ट्री की प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स हैं, एक बहुत लंबी लिस्ट है। तो हम बहुत अलग अलग तरह की प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेचते हैं। जबरान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, जो आपने पहले सवाल का जवाब दिया कि सेल्स और कौन कौन सी मसनूआत, मेरा ख्याल है कि बहुत लंबी फहरिस्त है गारमेंट्स के शोबे के अंदर। तो अंदाज़न कितने आइटम्स के अंदर आप ये बिजनेस कर रहे हैं? आइटम कितने होंगे अंदाज़न? तो तकरीबन 5 से 6 हज़ार डिफरेंट साइज और कलर मिला के आइटम्स होंगी। तो इसमें ज़ाहिर है गारमेंट्स भी है, वाटरप्रूफ बेडिंग भी है, तो हर तरह की ही प्रोडक्ट। ज़ाहिर है कि आप ई-कॉमर्स पे दुनिया की हर चीज़ मिलती है आज की डेट में। तो जो हमारी कंपनी को के लिए मुमकिन था वो हमने फिर उसको लॉन्च किया और फिर बेचा। अच्छा, अंदाज़न आपकी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं इस वक्त? जो क्योंकि हमारे जितने भी हम ऑपरेट करते हैं वो पाकिस्तान से करते हैं, तो इस वक्त हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग भी पाकिस्तान में हो रही है। तो इस वक्त तकरीबन जो हमारी कुछ एक्सपेंशन के लिए कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, तो हमारी अलग अलग 6 डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है। तो सब में तकरीबन अगर आप मिलाएं जो हमारी फैसिलिटीज़ के अंदर काम कर रहे हैं वो लगभग 5000 लोग हैं जो डायरेक्टली जो हमारी फैसिलिटीज़ के अंदर काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो वेंडर्स हैं जो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं या हमारे लिए कुछ हमारे साथ मिलके काम करते हैं, वो भी तकरीबन इसी के लगभग तादाद होगी। अच्छा। और ये तकरीबन ज़्यादातर लोगों को हमने जब पिछले 2 साल में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है, इसी दौरान हमने जो है ये सारे अच्छा, आपने क्यों फैसला किया कि आप तो पाकिस्तान से बाहर चले गए थे, आपने क्यों फैसला किया कि पाकिस्तान के अंदर ही मैं अपनी सारी मसनूआत बनवाऊं? अच्छा,
जाहिर है कि बाकी सब पाकिस्तानियों की तरह मेरी भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तरक्की करे, तो सबसे बड़ा रीज़न तो वो है। लेकिन मेरा चाइना बहुत आना जाना रहता था और मैं चाइना को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ कि ये लोग कैसे काम करते हैं। तो जब मुझे पता चला कि हमें तो मतलब बचपन से ये बताया था कि चाइना में हर चीज़ सस्ती है, लेबर सस्ती है, लेकिन जब लोगों से बात की तो पता चला कि पाकिस्तान में लेबर इस वक्त चाइना से 7 गुना सस्ती है। जब हमने पता किया कि चाइना में लैंड की कीमत क्या है तो पता चला कि चाइना में जो इस वक्त ज़ाहिर है तरक्की बहुत हो चुकी है, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल लैंड हमसे 5 गुना महंगी है। और जब हमने देखा कि वहाँ कंस्ट्रक्शन शायद बहुत अच्छी होती हो तो पता चला कि कंस्ट्रक्शन भी वहाँ हमसे दुगनी कीमत में होती है। तो जब हमने पाकिस्तान में काम किया तब हमें पता चला कि पाकिस्तान में काम करना बहुत आसान है, बहुत आपकी कॉस्ट कम है और बड़ा मुनाफा बख्श है। मतलब ये एक बहुत अच्छा बिजनेस। लेकिन एक सवाल में तो खड़ा होता है, अगर पाकिस्तान सस्ता है, पाकिस्तान में लेबर सस्ती है, 7 गुना चाइना से सस्ती है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ती? पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं करता? वजह क्या है? जब चीज़ सस्ती है, ज़मीन सस्ती है, मजदूर सस्ते हैं, इन्वायरमेंट अच्छा है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, तो बढ़ते क्यों नहीं? पिछले 10-12 साल में हम 20 सालों में आगे क्यों नहीं गए, क्यों नहीं बढ़े? बांग्लादेश तो बहुत आगे चला गया, थाईलैंड आगे चला गया, हम कौन सी ऐसी चीज़ें रुकावटें? जी देखें, इसके बहुत अच्छा सवाल है, बहुत लोग इसको समझते नहीं है। पाकिस्तान की सारी जो एक्सपोर्ट थी उसका 60% हिस्सा जो कॉटन बेस्ड टेक्सटाइल्स थी, और पिछले 15 से 20 साल में दुनिया भर में कॉटन का इस्तेमाल कम होता है। पहले कॉटन की बनती थी, आज वो तकरीबन सारी मार्केट पॉलिस्टर पे कन्वर्ट हो गई। जो सफाई के लिए टॉवल इस्तेमाल करते थे, हम क्लीनिंग टॉवल इस्तेमाल करते थे, उसकी जगह माइक्रोफाइबर पॉलिस्टर का टॉवल आ गया। जो गारमेंट्स पहले बनती थी कॉटन की और लोग बड़े फख्र से पहनते थे, आज उसी की जगह दुनिया की बड़ी बड़ी ब्रांड्स पॉलिस्टर की टी शर्ट्स बना रही हैं। इसी तरह जो फ्लीस के फैब्रिक दुनिया भर में एक एक करके, इसी तरह जो फिलिंग है पिलोस के अंदर वो पहले कॉटन की होती थी, वो पॉलिस्टर की होना शुरू हो गई। एक एक करके दुनिया बदलती चली गई। जो पॉलिस्टर की प्रोसेसिंग है उसकी फैब्रिक की प्रोसेसिंग की नई से नई टेक्निक्स आ गई, जिसकी वजह से पॉलिस्टर का जो फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम बनने लगा। तो वो जो इकोनॉमिकल प्रोडक्ट थी एक पॉलिस्टर, जिसकी कॉस्ट हमेशा कॉटन से हाफ रहती है, उसकी दुनिया भर में मार्केट बढ़ती चली गई। तो और हम पाकिस्तान में बना सकते हैं, हम पाकिस्तान में बना सकते हैं पॉलिस्टर? आप सजेस्ट करेंगे कोई ऐसा सिस्टम हो सकता है या बन रही है? पाकिस्तान में बहुत स्मॉल, बहुत छोटे पैमाने पे बन रही है, और पॉलिस्टर की मार्केट इस वक्त दुनिया में कॉटन से 4 गुना बड़ी है। अच्छा। और यही सबसे बड़ी वजह है कि हम नहीं एक्सपोर्ट बढ़ा सकते। अच्छा, 4 गुना बड़ी, तो हमें पॉलिस्टर की तरफ आना। अच्छा ये बताइए कि अब मैं आपका बैकग्राउंड डिस्कशन कंपनी और इसकी बात कर ली, अब पाकिस्तान को जो अपॉर्चुनिटी मिली है, अमेज़ॉन आ गया है पाकिस्तान, अब 40 कंपनीज हैं, आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आप टॉप के ऊपर हैं, आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी कंपनीज को किस तरह काम करना होगा? वैसे मतलब क्या है पाकिस्तानी कंपनीज को ये अपॉर्चुनिटी मिल देना, इसका बुनियादी तौर पे आम मतलब क्या है? अमेज़ॉन ने पाकिस्तानी कंपनियों को इजाज़त दे दी या मौका फराहम कर दिया, अब आप काम करें, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे अगर हम जो ओवरसीज शिपिंग करते हैं, अगर कोई पाकिस्तानी कंपनी अपने जो पाकिस्तानी क्लोथिंग की ब्रांड्स हैं बड़ी बड़ी, या फिर पाकिस्तान में जो अलग अलग लोकल ब्रांड्स हैं, वो अमेज़न पे एज अ सेलर रजिस्टर हो सकती हैं अलग अलग मुल्कों में, यूके में, यूएसए में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, और फिर वहाँ पे वो अपनी कंपनियाँ अपनी बिजनेस खोल के अमेज़न को मंथली सब्सक्रिप्शन फीस दे के जो ऑर्डर आए वो पाकिस्तान से शिप करें। तो ऐसी चीज़ें जो वायबल हैं बिजनेस में, कि जिनको पाकिस्तान से शिपिंग किया जाए और उसकी शिपिंग कॉस्ट DHL वगैरह के थ्रू पे करके अगर वो कंपैरेटिव हो सकती हैं, जो कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स में है, वो बिजनेस अब हम पाकिस्तान से आसानी से कर सकते हैं, जो पहले मुमकिन नहीं था। अच्छा, आपके ख्याल में चैलेंजेस क्या होंगे पाकिस्तानियों के लिए? हम तो, हमारी यहाँ अभी जो बात है ना ऑनलाइन, कोविड के टाइम में बहुत शुरू हो गई, ऑर्डर कुछ देते हैं, चीज़ कुछ निकलती है, कलर कुछ बोलते हैं, साइज़ कुछ और होता है, फिर वो वापस भी नहीं लेते। एक मतलब डरे रहते हैं हर आदमी ऑनलाइन चीज़ें मंगवाने पर। आप क्या समझते हैं ये कैसे करेंगे हमारे पाकिस्तानी ऑनलाइन? ये तो धोखाधड़ी हमारी यहाँ आम है, झूठ बोलना आम है, रिप्लाई ना करना आम है, जो परचेज करने वाला है वो डरा ही रहता है। ये करेंगे कैसे अब लोग? हमें अच्छी बड़ी ब्रांड्स बनानी चाहिए। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रांड्स हैं जिनका नाम है, तो ऐसी ब्रांड्स को आगे आना चाहिए, क्योंकि लोग उनके नाम पे ट्रस्ट करते हैं और वो ज़ाहिर अच्छी चीज़ें बनाते हैं। तो दुनिया में जब पाकिस्तानी ब्रांड गुची के बराबर
आएगी, इंटरनेशनल बड़ी ब्रांड के बराबर आएगी, तो हम तरक्की करेंगे। तो पाकिस्तान की जो बड़ी ब्रांड्स हैं उनको इसमें आगे आना चाहिए। अच्छा, ये बताएं, आपके ख्याल में कितनी सरमायाकारी इस सिलसिले में आप पेशन गोई कर सकते हैं, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में बड़े टाइम से हैं और टॉप पोजीशन पर हैं। आपको क्या लगता है पाकिस्तान इससे अंदाजन कितना सरमायाकारी पाकिस्तान में होगी इससे? देखिए, शुरू में तो कम होगी, क्योंकि शुरू में हम अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ से वहाँ बेचेंगे और वो कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स के लिए ही वायबल है। लेकिन जब ये सेलर सीख जाएंगे कि ई कॉमर्स की मार्केट में कैसे बेचने हैं, तो यही सेलर्स जो हैं ये अपनी कंपनियां उन मुल्कों में खोलेंगे। और असल तरीका यही है करने का कि आप उन मुल्कों में अपनी कंपनियां खोलें, वहाँ पे गुड्स इंपोर्ट करें और वहाँ पे डायरेक्टली वहीं से बेचें। तो आगे उसी में ज़्यादा बड़ा बिजनेस है, उसी में ज़्यादा स्कोप है। अच्छा जबरान साहब, हम सीख जाएंगे। आप सिखाने के अमल में किसी कुछ कंपनीज के साथ या हुकूमती किसी इदारे के साथ कनेक्टेड हैं? कोई ऐसी प्रोसेस के अंदर हैं किसी अभी इस वक्त तो नहीं है, लेकिन अगर कोई काम करना चाहे तो आप मदद करेंगे। अच्छा, ये एक और चीज़, आखिरी चीज़, टाइम खत्म हो रहा है, मैं चाह रहा था कि ये बताएं कि आप चूंकि पाकिस्तान में काम करते हैं, आपके 5-6 हज़ार लोग यहाँ पे मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, परेशानी हुई, कभी रिश्वत देनी पड़ी, कभी कोई मुट्ठी गर्म करनी पड़ी, किसी को तोहफा देना पड़ा, कोई ऐसा सिलसिला हुआ, या आपको कभी कोई कराची में, लाहौर में यहाँ कोई परेशानी नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल परेशानियां हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें अच्छी की हैं। ये जो सेल्स टैक्स में ऑटोमेटिक सिस्टम लाए हैं, ये अच्छा है, लेकिन ये जब मैनुअल पे जाता है, जैसे हमारा मई जून का अभी भी फंसा हुआ है, 1 साल से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये लोग बहुत लोकल सेल्स टैक्स ऑफिस वाले, तो इसका गवर्नमेंट एफबीआर से मुताल्लिक आप कह रहे हैं? एफबीआर के अंदर अब तो जी बिल्कुल, इमरान खान साहब तो कहते हैं कि 1 घंटे के अंदर हम पैसे वापस कर देते हैं लोगों के। लेकिन अगर वो बहुत अच्छा सिस्टम काम कर रहा है, एक तो उसमें 2 महीने का कैश फ्लो फंस जाता है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ इंटरेस्ट फ्री लोन दे उस अमाउंट को कवर करने के लिए एक्सपोर्टर्स को। दूसरा ये कि ये जो अगर आपका कोई फंस जाए, जैसे हमारा मई जून का फंस गया, वो मैनुअल पे चला जाता है, तो वो 1-1 साल तक फंसा रहता है और उसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट्स फंस जाती हैं और उसको ये लोग 1-1 साल लगाते हैं और उसमें ये बड़ी बड़ी रिश्वत मांगते हैं। तो उसका हल ये कि उसको गवर्नमेंट टाइम से हल करवाए, वहां पे हमें बहुत तंगी होती है। दूसरा, ये EOBI का प्रोसेस गवर्नमेंट ने बहुत मुश्किल बनाया है। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट हमसे कोई फिक्स पैसे ले ले और हमसे खाली शनाख्ती कार्ड नंबर ले ले हर क्वार्टरली हमारे एम्प्लॉयज के। अगर इतनी ज्यादा मुश्किल हम EOBI और सेसी को इन्फॉर्मेशन देंगे, और वो लोग भी बड़े बड़े मुंह खोल लेते हैं आके कि जी हम आपकी फैक्ट्री बंद कर देंगे, ताले लगा देंगे, ये कर देंगे, तो वो आके EOBI तो वफाक का इदारा है और सेसी जो है वो सिंध का इदारा है, मुंह खोल लेते हैं, FBR वाले मुंह खोल लेते हैं, यही मामला तो हैं। लेकिन इन मामला के बावजूद भी, रिश्वत देते हुए भी, इनको निपटाते हुए भी आप अमेरिका की टॉप 5 सेलर कंपनीज में आ गए हैं। माशाल्लाह, बड़ी कैपेसिटी है। बहुत बहुत शुक्रिया जबरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।